वन इस वीडियो का टॉपिक है गॉइटर एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक है गॉइटर और दूसरा टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही अप्लाइड पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर आते हैं, यानी ग्लैंड की जो फिजियोलॉजी है उसका अप्लाइड पार्ट ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो व्हाट इज गॉइटर? सबसे पहले गॉइटर इज एनी एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट कहलाता है गॉइटर। अब इसमें ये इट इज़ नॉट डिनोटिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब इससे आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को गॉइटर है, किसी का थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, तो वो हाइपर का है या हाइपो का है, क्योंकि हाइपर में भी गॉइटर बढ़ हो सकता है और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ही केसेस में ये गॉइटर हो सकता है। तो इट इज़ नॉट डिनोटिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, अब जो गॉइटर है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है? देखो, इसका जो फाइनल है वो तो ये है कि जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं उनका एनलार्जमेंट हो रहा है, यानी कि हो क्या रहा है बेसिकली हाइपरट्रॉफी ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो, दो चीजें होती है, एक हाइपरट्रॉफी होती है, एक हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी एक टर्म होती है, एक टर्म होती है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल टर्म है इन टर्म ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स कैसी दिखाई दे रही है उनके फॉर्म में इन टर्म्स को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल है, सिंपल सेल है, वो सेल बड़ी हो गई तो इसको हम बोल रहे हैं हाइपरट्रॉफी। तो जो सेल्स थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं वो उन सेल्स का नंबर उतना ही है पर वो बड़ी हो रही है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, सेल्स वहाँ पे अगर बढ़ रही हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो रही, यहाँ पर कंडीशन होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब उसका बेसिकली रीज़न क्या है? जो सबसे कॉमन कॉज है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की कमी होने से घेंगा रोग होता है, ये आपने टीवी में भी ऐड में देखा होगा। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से बेसिकली क्या हो रहा है, गॉइटर हो रहा है। तो जैसे आयोडीन अगर कम हो जाए, यानी जैसे किसी पर्सन का इंटेक बहुत कम है, यानी जो डेली इंटेक है अगर वो लेस देन 50 माइक्रोग्राम है, अगर डेली इंटेक लेस देन 50 माइक्रोग्राम है तो ये गॉइटर हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसमें क्या है कि आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर T3 T4 हार्मोन फॉर्मेशन, ये आपने फॉर्मेशन में पढ़ लिया। तो अगर एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड से T3 T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है क्योंकि आयोडीन की कमी है इसमें। ठीक, तो यानी T3 T4 कम होगा। अब मैंने आपको बताया था फीडबैक मैकेनिज्म में कि थायराइड ग्लैंड पे TSH काम करता है। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से सिक्रीट होता है? ये पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट होता है एंड ये नॉर्मली इसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को और वहां से T3 T4 के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, यानी बढ़ाता है। अब ये जो T3 T4 है ये निगेटिव फीडबैक काम करता है, इसको इनहिबिट करने का काम करता है नॉर्मली। ये नॉर्मल निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है थायराइड ग्लैंड की, थायराइड हार्मोन की। अब अगर थायराइड में आयोडीन की कमी है तो T3 T4 कम बना, अगर ये कम बना तो ये इनहिबिट भी कम करेगा इसको। ठीक है, यानी TSH का इनिबिशन कम होगा। तो TSH का इनिबिशन कम होने का मतलब है फाइनली TSH बढ़ गया है, यानी पहले से बढ़ गया है क्योंकि इनिबिशन कम हो गया है। ठीक है, अब TSH अगर बढ़ रहा है तो वो इस थायराइड ग्लैंड पे पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा, तो जो यहाँ पर सेल्स हैं वो सेल्स बड़ी हो जाएंगी और पूरी की पूरी ग्लैंड ही बड़ी हो जाएगी ओवरऑल। क्या होगा? हाइपरट्रॉफी ऑफ द थायराइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन TSH। अंडरस्टैंड? तो हाइपरट्रॉफी होती है और उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, गॉइटर कहते हैं। थायराइड बड़ी हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब ये जो गॉइटर है, गॉइटर का एक कॉज तो हो गया आयोडीन डेफिशिएंसी, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। इसमें लेस देन 50 माइक्रोग्राम अगर डेली इंटेक है तो ये हाइपोथायराइडिज्म भी होगा इसमें, यानी कि थायराइड हाइपो माने कम होना, हाइपर माने बढ़ना। तो थायराइड की कमी भी हो रही है थायराइड हार्मोन की और गॉइटर भी हो रहा है। गॉइटर का मतलब बढ़ने से मतलब है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड से मतलब है। गॉइटर हाइपर हाइपो दोनों में हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उस गॉइटर को हम कहते हैं एंडेमिक गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर। और ये डेफिशिएंसी या तो बचपन में हो जाए, जैसे छोटा बच्चा है उसमें अगर हो रही है, या फिर माँ में अगर कम टेबल सॉल्ट जो आयोडाइज्ड
जो टेबल सॉल्ट होता है वो अगर कम ले रही है या उसमें इंटेक कम है मदर में, तो भी वो बच्चे को ये आयोडीन डेफिशिएंसी बचपन से ही हो सकती है उसको। तो जो भी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है उसको हम एंडेमिक गॉइटर कहते हैं। बाकी इसके और भी कॉजेज होते हैं। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके कॉज हो सकते हैं, बेसिकली क्या है कि गॉइट्रोजन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि थायराइड को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद टीएसएच को बढ़ा के, जो T3T मतलब टीएसएच को बढ़ा के थायराइड ग्लैंड को बढ़ा के गॉइटर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम गॉइट्रोजन्स कहते हैं, ठीक है। और इस पे देखिए टीएसएच, अभी मैंने जो बताया टीएसएच का बढ़ना ही इसकी एक बेसिक मैकेनिज्म होती है। तो वन ऑफ द गॉइट्रोजन्स इज आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली की वेजिटेबल्स। ब्रेसिकेसी फैमिली की वेजिटेबल्स जैसे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे आती है आपकी कैबेज मतलब गोभी, कैबेज हो गया, टर्निप हो गया, टर्निप शलगम जो होता है, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, भी बताऊंगी मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। या फिर एक दूसरा कॉज होता है एक्सेस ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन के बनने के लिए भी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए आयोडाइड का, तो ये थायराइड हार्मोन को बनाने के बजाय उसको कम करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं जो कि थायराइड को मतलब डिस्ट्रॉय करती है, पहले इनहिबिट करती है, फिर टीएसएच को बढ़ाकर हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड करके गॉइटर प्रोड्यूस कराती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने सबसे पहले आयोडीन डेफिशिएंसी वाला डिस्कस कर लिया है। दूसरा है जो ये कैबेज गोभी वगैरह हम खा रहे हैं, इनमें क्या होता है, जो ये एक फैमिली आती है ब्रेसिकेसी फैमिली, ओके, इट इज़ ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में आपके शलगम, गाजर, जो शलगम आएगी, टर्निप आ गया, कैबेज हो गई, कैबेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं प्रोगोइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। प्रो माने कैसे याद रखेंगे, प्रो माने पहले, गॉइट्रोजन्स जो गॉइटर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम गॉइट्रोजन्स कहते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या है कि प्रो गॉइट्रोजन्स होते हैं और साथ में इनका एक्टिवेटर भी होता है, प्रो गॉइट्रोजन एक्टिवेटर भी होता है सब्सटेंस, जो कि इसको एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने से ये क्या करते हैं कि आयोडीन का जो पूरी मैकेनिज्म है उसको डिफरेंट तरीके से कम कर देते हैं। जैसे वहाँ पर जो आयोडाइड है उसका आयोडीन में कन्वर्जन कम कर देंगे। उसके बाद जो साथ में यहाँ पे टायरोसिन होता है ना, ऐड होता है मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में, तो ये जो टायरोसिन के साथ जो सिंथेसिस जो इसका यू कैन से कि आयोडीन का इनकॉर्पोरेशन इन द टायरोसिन, उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये फाइनली करके T3 T4 को कम करके और थायराइड हार्मोन TSH को बढ़ा के गॉइटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक ये ब्रेसिकेसी फैमिली का हो गया। तीसरा हमने पढ़ा एक्सेस ऑफ आयोडाइड। एक्सेस ऑफ आयोडाइड होने को हम बोलते हैं वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट। इट इज वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट। तो वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट क्या है, एक्सेस ऑफ आयोडाइड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कैन इवन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थोड़ा सा अमाउंट में आपको आयोडाइड ज़रूरी है, लेकिन अगर आयोडाइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, ये आपके T3 T4 के फॉर्मेशन को कम कर देगा। ये आपकी कपलिंग रिएक्शन जो होती है उसको भी डिक्रीज कर देता है। कपलिंग रिएक्शन हमने सिंथेसिस में पढ़ी थी, तो कपलिंग रिएक्शन को भी कम कर देता है। आयोडीन का जो इनकॉर्पोरेशन है टायरोसिन के साथ वो भी कम कर देता है। तो ये जो है इसे कहते हैं वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सेस आयोडाइड ऑन द थायराइड ग्लैंड। अंडरस्टैंड। अब ये जो इफेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ 1 to 2 वीक्स तक रहता है। मान लिया कोई पर्सन है कि वो ऐसी कोई मेडिसिन ले रहा है जिसमें आयोडाइड है बहुत ज़्यादा, या खाने में बहुत ज़्यादा आयोडाइड अगर है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, ये इफेक्ट सिर्फ 1 से 2 वीक्स तक, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक ही चलता है। उसके बाद में ये इफेक्ट धीरे धीरे अपने आप ही वेन ऑफ होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है इफेक्ट। सो दिस इज वॉल्फ-चेकॉफ इफेक्ट। उसके बाद हमारा आता है एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स में क्या क्या आते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स बहुत सारी हैं। तो ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कम करते हैं, जिसमें नाम बता रहा है एंटी थायराइड। तो एंटी थायराइड ड्रग में जो आपको याद रखना है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल।
बस आपको इतना ही याद रखनी, 2 ड्रग्स याद रखनी है, प्रोपाइलथायोरेसिल एंड मेथिमाजोल। ये एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को कम कर देती हैं। तो जो गॉइटर है, गॉइटर अगर जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी से जो गॉइटर हो रहा है जो बहुत कॉमन होता है, तो उसमें अगर इसकी अमाउंट डेली इनटेक में बढ़ा दी जाए, अर्ली टाइम में उसको डायग्नोस कर लिया जाए, तो हम थायराइड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर मदर को इम्पॉर्टेंट है कि मदर को एक प्रॉपर अमाउंट में हमें आयोडाइड टेबल सॉल्ट, सब नमक जो होता है सिंपल, तो उसको आयोडाइज सॉल्ट देना चाहिए, जिससे कि बच्चे में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दी गॉइटर्स। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट अप्लाइड पार्ट इज दी हाइपरथायराइडिज्म। जैसा कि नाम बता रहा है, हाइपर माने ज़्यादा होना, थायराइडिज्म माने थायराइड। तो T3 T4 हार्मोन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हाइपरथायराइडिज्म में आता है। अब T3 T4 अगर ज़्यादा है तो TSH का क्या होगा, T3 T4 अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये TSH का जो इनिबिशन है, क्योंकि इनिबिट करता है, इनिबिशन बढ़ा देगा, तो हाइपरथायराइडिज्म के केस में TSH आपको ज़्यादा मिलता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है उस केस में TSH का लेवल TSH का लेवल कम मिलता है। TSH का जो लेवल है, क्योंकि T3 T4 इसको इनिबिट कर रहा है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर T3 T4 बहुत बढ़ गया तो ये इनिबिशन भी बढ़ गया। ओके, ये इनिबिशन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, जो TSH है वो कम हो जाएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म के मोस्टली केसेस में TSH डिक्रीज मिलता है या नॉर्मल भी मिल सकता है। अब इसकी कॉजेज क्या हैं? देखो, कॉजेज जो है, हम पूरी मैकेनिज्म अगर देखें तो हमने यहाँ पे पढ़ा पिट्यूटरी। अगर आप पूरी मैकेनिज्म देखें जो इसका कंट्रोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, उसके बाद आती है पिट्यूटरी और फिर आता है थायराइड ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है थायरोथ्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, इससे होता है TSH और इससे होता है T3 T4 थायराइड हार्मोन। ओके, तो ये आपस में इनिबिशन देते हैं, ये इसको इनिबिट करता है। सो दिस इज निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये है। अब अगर हाइपरथायराइडिज्म यानी T3 T4 जो बढ़ रहा है, वहां पर प्रॉब्लम अगर थायराइड लेवल पे है यहाँ पे, तो ये होता है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज का मतलब है थायराइड के टाइम पे लेवल पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन एक्सेस में बढ़ रहा है, सिक्रीट एक्सेस में हो रहा है, तो वो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म केस हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर है तो ये सेकेंडरी हो गया। ऊपर चलते जाइए तो ये हो गया सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, अगर यहाँ कोई कॉज है, कॉज मतलब रीजन उसका जो हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये है टर्शियरी हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। क्योंकि अगर TRH बढ़े थायराइड हार्मोन में, हाइपोथैलेमस में अगर कोई सपोज करिए कोई ट्यूमर है हाइपोथैलेमस में, तो वो TRH को ज़्यादा सिक्रीट करेगा। TRH सिक्रीटिंग ट्यूमर होना चाहिए पर, है ना, तो वो TSH को बढ़ाएगा, TSH बढ़ाएगा तो T3 T4 बढ़ेगा। तो फाइनली आपको एक्सेस मिल गया T3 T4 का, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर थायराइड के लेवल पे प्रॉब्लम है तो जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म कि जो कॉजेज हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड में पैथोलॉजी हो रही है। क्या क्या हो सकते हैं, वो मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, जो गॉइटर है उसमें कई सारे नोड्यूल्स हो जाते हैं और वो थायराइड का सिक्रीशन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में करने लगते हैं। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का कॉज है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। दूसरा है कोई और ट्यूमर हो सकता है जो बिनाइन हो या फिर कैंसरस भी हो सकता है, तो थायराइड एडेनोमा एंड थायराइड कार्सिनोमा, यानी कैंसर, अगर सेल्स जो है कैंसर में कन्वर्ट होगी और आयोडीन को बहुत मतलब T3 T4 को एक्सेस में सीक्रेट करिए तो भी ये हो सकता है। तो ये सारे जो कॉजेज हैं ये हैं आपके प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के। और एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ग्रेव्स डिजीज भी होती है। जो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड के लेवल पे पैथोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि ग्रेव्स डिजीज एक बहुत कॉमन कॉजेज ऑफ दी हाइपरथायराइडिज्म है। ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसमें स्पेशली एक्सोप्थेल्मोस होता है, मतलब आंखें जो होती है ना, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकल गई, ऐसे किसी किसी को देखा होगा आपने, ऐसे आंखें बाहर निकली होती है। तो जो आपकी आई बॉल है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड होती है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल बोलते हैं उसको, आंखें बाहर की तरफ निकल रही है, तो उस केस को हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इस पर एक शॉर्ट नोट आ जाता है, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या थायरोटॉक्सिकोसिस, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
दूसरे कॉज हो सकते हैं पिट्यूटरी के लेवल पे, जैसे मैंने बताया, तो उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर कोई हो सकता है जो कि TSH का एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहा हो, तो TSH का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा, T3 T4 का एक्सेसिव सिक्रीशन करेगा। या फिर कई बार एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू होता है, जैसे थायराइड की तो जगह ये है, लेकिन थायराइड जो है बेसिकली टंग के पास से डेवलप हुआ और फिर बाद में नीचे आया डेवलपमेंट के टाइम पे नॉर्मली, बट कई बार क्या होता है वहाँ पर कुछ टिश्यू रह जाता है, जैसे लिंगुअल थायराइड मतलब टंग के पास में थायराइड होता है और वो एक्सेसिव सिक्रीशन करता है और हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू हो, एक तो जैसे एग्जाम्पल है लिंगुअल थायराइड, या फिर कहीं और कोई ट्यूमर है पर उसमें थायराइड की जैसी यू कैन से क्वालिटी है और वो T3 T4 सिक्रेटिंग ट्यूमर है, तो एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू भी जो है वो सेकेंडरी में कॉज है। यानी प्राइमरी में वो कॉज आएंगे जो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी, सेकेंडरी में वो आएंगे जो कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे प्रॉब्लम हो या फिर कहीं और हो बट थायराइड से बाहर हो, ठीक है, एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू में। और टर्शरी कॉज क्या होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, क्योंकि सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस इसको कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस से TRH सिक्रेटिंग अगर कोई ट्यूमर है या वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम हुई है तो वो जो कि एक्सेसिव TRH सिक्रीशन कर रहा है तो फाइनली हाइपरथायराइडिज्म होता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अब हम ग्रेव्स डिजीज को पढ़ते हैं और हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट में वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जो भी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें बॉडी अपने ही अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाती है या अपने ही किसी टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है तो उन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अब ग्रेव्स डिजीज में क्या हो रहा है, जो एंटीबॉडीज हैं वो एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है वो। तो पहले तो नाम याद रखिए, उनका नाम है TSA, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, थायराइड स्टिमुलेशन एंटीबॉडीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टिमुलेशन एंटीबॉडीज हैं, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही हैं, तभी तो हाइपर होगा ना। तो यूजुअली जो एंटीबॉडीज हैं वो कहीं भी किसी रिसेप्टर पे काम करके ब्लॉकेज करती है, बट यहाँ पर ये स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडीज हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, या इनका दूसरा नाम है LATS, लेट्स, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर्स। ये जो एंटीबॉडीज हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हैं, दे आर लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। या इनका तीसरा नाम है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज हैं, अब देखो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड पे रिसेप्टर होते हैं, थायराइड ग्लैंड पे रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं? TSH रिसेप्टर्स, TSH रिसेप्टर। नॉर्मली क्या होता है कि इन पे आके TSH लगता है, ये मॉलिक्यूल है TSH कहाँ से सिक्रीट हुआ? पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी से TSH आके इन रिसेप्टर्स पे लगता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 का फाइनली सिक्रीशन कराता है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। इन TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट, ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट वहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। सो दे आर एंटीबॉडीज, ए भी लिख दिया मैंने, एंटीबॉडीज अगेंस्ट TSH रिसेप्टर। तो अब ये जो रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ये क्या करेंगे, ये जो TSH है इसको कंपीट करके खुद लगेंगी, सबसे पहला पॉइंट। यानी जैसे यहाँ पर जो ये रिसेप्टर में 3-4 और बना देती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ पर भी आपका TSH लगा हुआ था पहले, अब वहाँ पर एंटीबॉडीज आ गई हैं, TSI एंटीबॉडीज, तो ये इसको हटा के खुद लग जाएंगी। यानी यहाँ पर सपोज करिए मैंने ये बना दिया, ये है TSI एंटीबॉडीज, ओके। तो इनमें से काफ़ी सारे रिसेप्टर्स को हटा के ये खुद लग जाती है, TSH को हटा के खुद लग गई TSI एंटीबॉडीज, और ये इस रिसेप्टर को बहुत लंबे टाइम तक स्टिमुलेट रखती है, इसीलिए इनका नाम लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग है। तो TSI एंटीबॉडीज लगने के बाद इन TSH रिसेप्टर का जो स्टिमुलेशन था वो बहुत लंबे टाइम तक रहा, तो ये ज़्यादा स्टिमुलेशन, काम सेम करा रही है जैसे TSH करता है, बट ये लॉन्ग एक्टिंग है। जो TSH है उसका खुद का जो काम है वो ऑलमोस्ट 1 आवर तक रहता है, लेकिन जो TSI है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज है, उनका काम लगभग 12 आवर्स तक होता है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड को एक्सेसिवली स्टिमुलेट कर देंगी और लंबे टाइम तक स्टिमुलेट, क्योंकि 12 घंटे तक काम चलता रहेगा, तो स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, T3 T4 बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसमें हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये एंटीबॉडीज हैं बट दे आर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इसकी मैकेनिज्म है हाउ दिस इज डेवलपिंग। ओके, तो ग्रेव्स डिजीज ये, लेकिन ये किसमें होता है, स्पेशली ये होता है ग्रेव्स डिजीज में। ग्रेव्स डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपरथायराइडिज्म का और ऑटो इम्यून कॉज है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरथायराइडिज्म की जो मैंने थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस पढ़ाए हैं आपको। किसी भी ऑर्गन पर जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं, चाहे वो बीएमआर पे हो, चाहे वो हार्ट पे हो, जो भी फंक्शंस हैं वो एक्सेसिव हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो जितने फंक्शंस हैं उनको आप एक्सेसिव करके, जो उसका क्लिनिकल टर्म बैठता है अगर वो आप लिख दें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो, एक तो एक्सोप्थेल्मोस तो एक अलग फीचर्स है। सबसे पहले तो मैं कुछ स्पेशल फीचर्स बताऊंगी जो ग्रेव्स डिजीज के होते हैं। अभी मैंने बताया था इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होता है। आई बॉल ऐसे आंखें जो बाहर को निकली सी होती है, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होता है, क्योंकि इसमें जो और इसमें लिड रिट्रैक्शन भी होता है। मतलब जो आईलिड है, अपर आईलिड, वो अंदर की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, रिट्रैक्ट रहती है, क्योंकि उसे क्लोज करने में दिक्कत होती है। आई बॉल बाहर निकला हुआ है तो उसका जो क्लोज करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक्सोप्थेल्मोस होता है, लिड रिट्रैक्शन होता है एंड पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है। जो ऑर्बिट है आइज का उसमें पूरा स्वेलिंग होती है। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज का आप देखोगे तो पूरा आंखें स्वेलिंग रहेंगी, लिड्स ऐसा लगेगा कि पीछे पीछे पूरी लिड बंद नहीं हो पा रही, तो इनएबिलिटी टू क्लोज द आई प्रॉपरली वो भी होता है। अब अगर क्लोज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, आई जो है वो बहुत ज़्यादा, जो स्क्लेरा है हमारा वाइटिस पोर्शन है, वो ड्राइनेस भी उसमें हो सकती है। तो ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया होगा इसमें, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ड्राइनेस ऑफ स्क्लेरा। और क्योंकि आईज बहुत जल्दी बंद नहीं हो पा रही, प्रॉपर बंद नहीं हो पा रही है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो आपके चांसेस ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशंस भी होंगे। तो इसमें आप और भी फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्नियल अल्सरेशंस, देयर आर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस होते हैं, आई के इन्फेक्शंस, कॉर्नियल अल्सरेशंस, ड्राइनेस भी होती है, ड्राइनेस ऑफ स्क्लेरा, ये सारी की सारी फीचर्स इसमें होती है। इसका जो बेसिकली जो इसमें हाइपोथेसिस दी गई है ऐसा क्यों होता है, तो उसका बेसिकल रीज़न है कि जो टीएसआई एंटीबॉडीज़ जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो साइटोकाइन सिक्रीट करती है। साइटोकाइंस क्या होते हैं, केमिकल होते हैं ब्लड में जो इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, और जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड आइज का होता है वो वाटर को रिटेन करता है। इसकी वजह से वहाँ वाटर इकट्ठा हो गया, इसलिए पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग भी हो रही है। तो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट स्पेसिफिक फीचर्स फॉर द स्पेशली ग्रेव्स डिजीज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो सब में मिलेंगे। तो अब 1 by 1 बात करें, बीएमआर का बताइए क्या होगा। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड बीएमआर को, थायराइड जो हार्मोन है वो बीएमआर को बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, बीएमआर बढ़ा होगा। सो बीएमआर प्लस 10% से लेके 100% तक बढ़ा हो सकता है। ठीक है, फिर ये पर्सन जो होते हैं, क्योंकि इनमें सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, हाइपरथायराइडिज्म में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाएगी। ये पेशेंट जो होते हैं वार्म होते हैं और मोइस्ट होती है स्किन इसमें। तो अब क्या होगा कि पहले से गर्म है तो ऑब्वियसली इनटॉलरेंस टू हीट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हीट है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। ठंडे में आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन गर्मी में बैठाना इनको मुश्किल होता है। तो ये वार्म होते हैं, टेम्परेचर बहुत राइज होता है, उनमें मॉइस्ट और वार्म स्किन होती है एंड हीट का इनटॉलरेंस होता है। ठीक है, फिर हम अगर ओवरऑल बॉडी पे बात करें तो क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, ये पर्सन ना एवरी टाइम आप देखेंगे भागते दौड़ते से रहते हैं, एंग्जियस रहते हैं, बहुत ही नर्वसनेस रहती है इनको। और तो ये जो है इनमें क्योंकि एक्सेसिव वर्क हो रहा है बॉडी में, एक्सेसिव बीएमआर हो रहा है, इसकी वजह से इनका वेट लॉस होने लगता है। तो अनएक्सप्लेन वेट लॉस इज अ फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ऑल्सो। ठीक है, हार्ट में थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायराइड में हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। अब अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो ये दोनों के दोनों ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हार्ट रेट बढ़ा रहेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, इनमें पैल्पिटेशंस भी होंगी। तो ये सारी फीचर्स होंगी, नर्वसनेस होगा, एक्साइटेबिलिटी होगी एक्सेसिव। सो देर इज हाई पल्स, देर इज ओवर एक्साइटेड पर्सन, देर इज नर्वसनेस, देर इज ट्रेमर्स ऑल्सो। जो हाथ हैं आपके इनमें ट्रेमर्स होने लग सकते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रही है। देर इज पैल्पिटेशन। ओके, सो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर रिलेटेड टू CNS एंड दी हार्ट। ऐसे याद रख लो ना, CNS सबसे पहले देखो आइज की फीचर्स हो गई, फिर आपकी जो है ब्रेन की फीचर्स होगी, जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो सारी ब्रेन की फीचर है। फिर हार्ट पे आ जाओ आप, तो हार्ट में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, सब हो रहा है, लंग्स भी पास है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा होगा इनका, ओवरऑल वेट लॉस होता है इनमें। ठीक है, अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका BMR हो रहा है
तो जो विटामिन हैं, अगर या तो एक्स्ट्रा से विटामिन का सप्लीमेंट लें, अदरवाइज इनमें विटामिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो हाइपरथायराइडिज्म है, तो फिर उसके भी सिम्टम्स आने लगते हैं। जीआईटी पे बात करेंगे तो मैंने बताया था कि जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ाता है ये, तो जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ेगी, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से डायरिया होने का चांस बढ़ेगा, मतलब लूज मोशंस हो सकते हैं इनको, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ डायरिया बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। अच्छा, खाना जब बीएमआर ज़्यादा है, वेट लॉस भी हो रहा है, तो भूख भी ज़्यादा लगेगी इनमें, तो इनमें हाइपरफेजिया होगा, यानी कि ज़्यादा खाने का मन करता है, ज़्यादा खाते हैं लोग, तो हाइपरफेजिया है बट स्टिल देयर इज वेट लॉस, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ लेकिन कम होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कम हो जाता है, और थोड़ा देर, जैसे जो ड्यूरेशन है मतलब वो कम होने लगती है। आपको बहुत देर, जैसे 28 to 30 की साइकिल होती है, पर इनकी साइकिल 35 to 40 डेज मतलब लंबी चलती है, जो दूसरी बार जो पीरियड आता है वो लेट आता है। तो देर आर चांसेस ऑफ देर आर हैविंग द ओलिगोमेनोरिया। मेनोरेजिया एज अ फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पर ओलिगोमेनोरिया एज अ फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जबकि मेनोरेजिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ पर फीचर आएगी आपकी मेनोरेजिया एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर हो गया सिस्टोलिक का, और गॉइटर भी मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि गॉइटर हाइपर हाइपो किसी में भी मिल सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। बाकी आप हर सिस्टम में जो आपने फंक्शन पढ़ा है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन्स का, किसी भी एक सिस्टम को उठा के आप देख लेंगे तो वही की वही इसमें मतलब इसकी को ओवर एक्साइटेड करके एक्सेसिव करके फीचर्स कर सकते हो। तो बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट का अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखें कि एक लिन थिन सा पर्सन है और जो कि बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही एक्साइटेड है, हाइपर एक्टिव है, और उसकी आई बॉल भी बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसे हाइपर बंदा है। उसमें अगर आप उस पर्सन को एक दिमाग में इमेज रखें तो सारी की सारी फीचर्स वो आपकी आ जाएंगी, चाहे उसमें सीएनएस की फीचर हो, एंजाइटी, नर्वसनेस, पैल्पिटेशंस, हार्ट की फीचर हो, पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जीआई में भी जीआई मोटिलिटी बढ़ रही है, पतला बंदा है तो इसका मतलब वेट लॉस भी हो रहा है, हाइपरफेजिया भी है, खाते भी ज़्यादा हैं पतले लोग कई बार, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स आपकी हाइपरथायराइडिज्म में मिलेगी। इसमें ग्रेव्स डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।